हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा विषय है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और कोई थ्योरेटिकल पोर्शन हम नहीं करने वाले हैं। हम केवल डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शंस, क्योंकि हमें अक्सर एग्ज़ाम में यही समस्या रहती है। न्यूमेरिकल्स को करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। हम थ्योरेटिकल पार्ट को रटते हैं, समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल पोर्शन में हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के ज़रिए अगर आप अपने आर्टिकल्स को क्लियर करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा बेटर होगी, और दूसरा आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे इजी तरीके से। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शंस को अटेम्प्ट करें और उसको काफ़ी ढंग से समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली क्या वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो उसी क्रम में हमारे पास कुछ बेसिक से फार्मूलेज़ जो हमने अपने कोर्स के दौरान सीखे हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ उनको अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है हमें वो मेमोराइज़ करनी चाहिए, कहाँ हम मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है, वो है वेक्टर्स की नॉलेज। ठीक है, हालांकि हम मैथमेटिक्स में सेपरेटली और फिज़िक्स में भी सेपरेटली वेक्टर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन हम उनको अप्लाई करने से हिचकते हैं। मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को फार्मुलेट करके हम निकाल पाते हैं, लेकिन उन्हीं को जब हम फिज़िक्स में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हम गलतियां करते हैं। तो उसी क्रम में हम एनसीईआरटी में दिए गए जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स सबसे पहले जो आपका फार्मूले दैट इज ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखिए भाई, कूलॉम्स लॉ का जो यूज़ है वो बेसिकली दो, अगर हमारे पास चार्जेज हैं और वो रेस्ट पर हैं, ठीक है, कुछ टाइम पहले से ही रेस्ट पर हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक दूसरे चार्ज के ऊपर जो है को फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, उस फोर्स को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, जब भी फार्मूले में हम वेक्टर की नोटेशन लगाएंगे मतलब हम वेक्टर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और जो वेक्टर का सिंबल नहीं लगेगा तो इसका मतलब हम उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हमने ये पाया कि भाई जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो है इंटरेक्ट कर रहा है, दो चार्जेस जिस वजह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स का जो फार्मूला है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R स्क्वायर। अब ये यहाँ पर हम मोड लगाते हैं। देखिए, जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम हमेशा पॉजिटिव लेना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये मोड अप्लाई किया गया है। ये वही मैथमेटिक्स का मोड है जिसका मतलब कि आप अंदर में अगर नेगेटिव टर्म्स भी पुट करते हैं दैट गिव्स अस द वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो Q1 भले ही आपका नेगेटिव हो, Q2 भले आपका नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव, या कोई एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, हम सिर्फ अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं देन इन केस द मैग्नीट्यूड शुड बी पॉजिटिव इन ऑर्डर सो वी हैव अप्लाई दिस मोड। सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, हम जब बुक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो वैसा आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दिस इज़ फॉर पॉजिटिव। So the formula is simply the product of the two charges Q1 Q2 divided by R square, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कोई कांस्टेंट हम K बोल देते हैं, दैट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज रिटन हियर। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स पोर्शन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम आपको वैल्यू प्रोवाइड कराए। बेसिकली आपका जो फर्स्ट पेज होता है
क्वेश्चन पेपर का, उस पर आपको जो कांस्टेंट यूज़ होने हैं उनकी वैल्यूज़ दी जाती हैं हालांकि, लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के, that is 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फर्स्ट मिस्टेक यही होती है कि हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9 पुट करते हैं, जबकि ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है। फर्स्ट रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? ऑल ऑफ यू नो दैट दिस एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम, ठीक है, एंड वी यूज दिस फॉर्मूला आल्सो फॉर द एयर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इज a constant, and the value of this constant in a medium, in a given medium, may be different from the vacuum. So in vacuum the value of the epsilon naught is this. Remember this thing. And another mistake here in this formula, this is 9 into 10 is to power 9, this is, here is the sign of plus. In the value of epsilon naught there is the sign of minus. When we take inverse 4 pi epsilon naught, this comes 1/9 into 10 raised to power 9, and when you take reciprocal, the value of the epsilon naught turns out to be negative, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। हम कांस्टेंट में प्लस और माइनस की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, वैल्यूज पुट की हैं आपने, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते वक्त प्लस माइनस के साइन की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आते, चूंकि फोर्स जो है वो कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर से खासा डर लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि भाई हम कहाँ उलझा दिया, कभी प्लस लिख रहा है, कभी माइनस लिख रहा है, कभी माइनस को हटा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कैसे ऐड किया जा रहा है। तो वेक्टर्स की कंप्लीट नॉलेज ना होना एक न्यूमेरिकल्स को निकालने में, खास तौर पर वेक्टर क्वांटिटीज़ में, एक खास समस्या हमारी बनी रहती है, ठीक है। तो हम समझते हैं भाई, देखिए ये इसी फार्मूले को पकड़ते हैं, इसमें एक एक चीज़ को हम देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या चीज़ है। देखिए, ये जब किसी भी क्वांटिटी के ऊपर हम ये नोटेशन देते हैं, दैट इज़ फॉर वेक्टर, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन की बात भी होगी, ठीक है। जब आप वेक्टर का सिंबल किसी क्वांटिटी को देते हैं, उसका आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ साथ लिखते हैं, तो याद रखिए किसी भी वेक्टर के अंदर दो बातें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो मैं दोनों बातें बतानी होती हैं भाई, डायरेक्शन भी बतानी होगी आपको और मैग्नीट्यूड भी बताना होगा। हम अक्सर मैग्नीट्यूड बता के निकल जाते हैं, डायरेक्शन बताते नहीं, क्वेश्चन वहीं पर एग्जामिनर आपको मार्क करके क्वेश्चन को गलत कर देता है, या हम ऐड सब्ट्रैक्ट करने में जब डायरेक्शन काउंट नहीं करते हैं वेक्टर्स की तो गलतियां करते हैं। तो देखिए, दिस इज द प्रॉपर नोटेशन ऑफ द फोर्स। व्हाट दिस इंडिकेट F12, ये क्या मतलब है भाई? इसका मीनिंग है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि Q2 के द्वारा जो फील्ड पैदा की गई है वो फील्ड Q1 के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो Q1 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है, दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला F12। इट मीन्स, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि F34, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई फोर्स ऑन, अगर Q3 चार्ज है तो Q3 ड्यू टू Q4। और ये सिर्फ चार्ज पर ही लागू नहीं होता, चार्ज की जगह अगर कोई और बात भी है, मान लीजिए हम दो मास की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, और मैं वहाँ ऐसा लिखता हूँ कि F12, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, ठीक है। तो भूलना नहीं है इस चीज़ को। तो इसका मीनिंग हमें क्लियर हो रहा होगा भाई कि Q1 के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, दैट इज द फोर्स गिवन बाय द फार्मूला F12, ठीक है। क्लियर है? इधर आइए, मैग्नीट्यूड लिखना है, ये ऊपर से उठा के मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पर मैं सिंबल्स नहीं दे रहा हूँ मोड के, इसका मतलब आप Q1 अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, और Q2 अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव लेंगे, दोनों नेगेटिव तो दोनों को नेगेटिव लेंगे, और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लेंगे। मोड लगाने पर ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वैल्यू लेगा या पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ये डिपेंड करता है Q1 और Q2 के ऊपर। भाई Q1 और Q2 अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या कुछ है, तो हम जनरल बेसिकली केस डिस्कस कर रहे हैं। Q1 और Q2 की जो प्रोडक्ट है अगर वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, उस केस में सिंपली आपका जो है यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अगर कोई एक नेगेटिव होता है दोनों में से तो माइनस का साइन आएगा। वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है उसको भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। भाई Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 स्क्वायर। अब यहाँ समस्या आती है कि R12 क्या है। ठीक है, उसको समझने से पहले यहाँ गौर करिए। भाई R12 कैप, सभी परिचित हैं इस बात से कि R12 कैप, ये कैप जब हम लगाते हैं तो ये इंडिकेट करता है किसी भी यूनिट वेक्टर को। ठीक है, यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये केवल डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं किस्म से, ये समझिए। और इनको निकालने का फार्मूला ये मैंने यहाँ रख दिया है। तो कैप जब आपको मिलती है किसी भी वेक्टर के ऊपर, तो इट मीन्स वो उस वेक्टर का क्या निकाला हुआ हमने, डायरेक्शन, जिसको कि हम बेसिकली यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। दैट इज बाय द R12 यूनिट वेक्टर को, जब उसी वेक्टर के किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड करते हैं, तो यू विल फाइंड दैट द वेक्टर इज कम्स आउट एज ए रिजल्ट इज द यूनिट वेक्टर। तो R12 को निकालने के लिए आपको R12 वेक्टर को डिवाइड करना होगा R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो जो चीज़ आपको मिलेगी दैट इज योर यूनिट वेक्टर्स। इस बात को समझते हुए चलिएगा, ये आपके मैथमेटिक्स में भी आपको काम आएंगे वेक्टर्स। तो यहाँ इस डायग्राम के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो मैं बाकी चीज़ें यहाँ से इनको रिमूव कर रहा हूँ, ये जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, देखिए भाई क्या चीज़ है, इस डायग्राम के ऊपर ध्यान दीजिए एक बार। तो डायग्राम क्या कहता है, हमारे पास से दो चार्जेस हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, Q1 और Q2। ठीक है, तो जब भी वेक्टर्स की बात होगी, ये क्योंकि स्टैटिक चार्जेस की हम बात करें, चार्जेस एट रेस्ट पर हैं, तो उनकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सपोज कीजिए आपका ओरिजिन है और ये हमने कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया है और ये Q1 Q2 एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो Q1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। Q1 की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पोजीशन वेक्टर दैट इज R1 वेक्टर। और इसी तरीके से लाइकवाइज Q2 की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक और पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी दैट इज R2 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर आप वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वेक्टर को हमने नाम दिया हुआ किसका, पोजीशन वेक्टर का। अब देखिए R12 क्या है और R21 क्या है। ठीक है, या कोई फोर्स तो है नहीं, तो ये क्या है भाई R12। अभी फोर्स के फार्मूले से समझना चाहें तो आप फोर्स से समझ सकते हैं, और नहीं वो बात समझ में नहीं आती तो हम बेसिक जो चीज़ उससे समझ सकते हैं। भाई ये F34 का क्या मतलब था कि फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। अगर ये R34 होता तो R34 को हम यहाँ पर लिखते, R क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम Q4 सिंपली। तो भाई ये यहाँ पर Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, तो अगर आपको R12 चाहिए तो जो चाहिए वहाँ आपको पहुँचना है 1 के ऊपर, कहाँ से, 2 से। तो वो डायरेक्शन जो भी आएगी, जो वेक्टर आएगा दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो R12 क्या हुआ भाई कि Q1 का डिस्प्लेसमेंट Q2 से। ठीक है, तो फोर्स F12 को हम समझ पा रहे हैं कि भाई फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये बात तो हमारी समझ में आती है। तो Q1 अगर दोनों पॉजिटिव सपोज करके चलिए, तो Q2 Q1 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, आपको पता है भाई कि चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो Q2 Q1 को रिपेल करेगा, उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो F12 की और R12 की डायरेक्शन सेम है। हम उल्टा समझ रहे हैं
कि भाई R12 की डायरेक्शन को निकालने के लिए F12 की डायरेक्शन का सहारा अगर ले रहे हैं तो हमें ये पता है कि Q1 के ऊपर फोर्स जो है वो Q2 के द्वारा कैसे लगाया जाएगा, भाई इस डायरेक्शन में लगाया जाएगा, ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में आपका कौन सा वेक्टर होगा, R12, क्योंकि दोनों के आगे किसके साइन आ रहे हैं, पॉजिटिव के। हालांकि हमें इस को डिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है, लेकिन खैर समझने के लिए, तो Q1 के ऊपर Q2 किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दैट इज R12। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी यहाँ पर प्लस के साइन है दोनों के, इसका मतलब क्या है कि F12 किसके डायरेक्शन में है, R12 की डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन पहले से वेल डिफाइंड है, इसकी डायरेक्शन आप इसकी मदद से डिफाइन कर रहे हैं, R12 की मदद से, इसलिए R12 की डायरेक्शन को अगर आप याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर। अब ये कहाँ से आया भाई, सॉरी ये वेक्टर लेंगे हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बजाय, ये आया है आपका ट्रायंगल लॉ की, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है भाई। ये देखिए R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और R12 वेक्टर, ये तीन ट्रायंगल की थ्री साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम कहीं से भी चलें, जो डायरेक्शन मान लीजिए आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी चलें, आपकी मर्जी है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलते हैं, सपोज कीजिए मैं इस ट्रायंगल में क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो जो मेरी डायरेक्शन में पढ़ते हैं उनको पॉजिटिव लूंगा, जो मेरी डायरेक्शन में नहीं पढ़ते उनको नेगेटिव लूंगा। तो कैसा होगा भाई, R1 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, देखिए ये आपके अपोजिट पढ़ रहे हैं, इन वेक्टर्स का सम क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में कैसे, इस तरीके से, या क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ से हमें वैल्यू R12 की चाहिए थी, इसको उधर लेकर जाएंगे तो R12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 माइनस R2 वेक्टर्स। तो इस फोर्स को लिखने के लिए हम ऐसा यूज करेंगे। ये R12 का सिर्फ मैग्नीट्यूड है और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो F12 की डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, और इसको हम ऐसे निकालेंगे और R12 को ऐसे निकालेंगे। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, तो देखिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका हमारे पास है। मान लीजिए कोई वेक्टर R वेक्टर है, दैट इज XI प्लस YJ प्लस ZK। आप जानते हैं XYZ क्या है भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा भाई, R वेक्टर मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू, टर्न्स आउट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज द मैग्नीट्यूड। अगर ये प्लेन में है तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, 3 डायमेंशन में तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर हो गया। लेकिन ये फार्मूला आप कब अप्लाई कर सकते हैं, जब किसी भी वेक्टर को किसकी टर्म्स में ब्रेक किया गया हो, इन द टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में काफ़ी काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। वहाँ आप XYZ देखेंगे, दिस आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, प्लेन की इक्वेशन लिखिए, सब चीज़ें यहीं से लिंक है, वेक्टर से लिंक है। तो R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर अंडर द रूट, और R वेक्टर इफ रिटन इन द फॉर्म ऑफ द इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन द स्केलर फॉर्म, और यू कैन से इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स देन यूज दिस फार्मूलाज, ठीक है। ये सिर्फ तब की बात थी जब हमारे पास सिर्फ 2 ही वेक्टर्स हों, सॉरी 2 ही चार्जेस हों, ठीक है, और वो भी किस पर होनी चाहिए, रेस्ट पर। चलिए देखते हैं, अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हों, देयर आर ए नंबर ऑफ चार्जेस, तो फॉर इन नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, और ये चार्जेस डिस्क्रीट चार्जेस होंगे, मतलब इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता हो, ठीक है। मान लीजिए ये Q नोड है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और ये इधर कोई Q4 चार्जेस है। दीज आर द डिस्क्रीट चार्जेस, दीज आर नॉट ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये Q नोड है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, मतलब इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो नोटिसेबल है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको काउंट में लेकर आ सकते हैं।
तो हम किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस। सपोज कीजिए ये 4 चार्जेस हैं, तो भाई हम एक एक की वजह से निकाल सकते हैं। भाई Q1 की वजह से Q0 के ऊपर जो फोर्स है, सपोज दिस ऑल चार्जेज आर पॉजिटिव चार्जेज, हम पॉजिटिव चार्जेज में बात कर रहे हैं, तो ये आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा F12 का। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की जगह पर क्या है, F0, तो ये फोर्स गिवन होगा F01। और Q0 के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा भाई, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज F02, ऐसा लिखेंगे। और Q3 की वजह से Q0 के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको आप कैसा लिखेंगे भाई, ये डायरेक्शन देंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसको मैं लिखूंगा F03। ठीक है, और Q4 के ऊपर Q0 के ऊपर Q4 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दैट इज गिवन बाय Q04। तो वही नोटेशन F01 का क्या मतलब है भाई, फोर्स ऑन Q0 या Q0 ड्यू टू Q1। ठीक है, सिमिलरली F02 का मीनिंग फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, F03 का मतलब फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3, और F04 का मतलब है फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q4। Likewise F0n, there may be n number of charges, this force due to nth charge। क्लियर है यहाँ तक की बात सभी को? तो भाई हमने नेट फोर्स निकालना है Q0 के ऊपर कितना होगा, तो याद रखिए these are the vector quantities। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि अगर इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लिया जाए, अगर आप ऐसा वेक्टर सम लेते हैं प्लस F0n, तो जो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलने वाला है और उसकी जो डायरेक्शन होगी, दैट इज द नेट फोर्स। इसको F0 से लिख लेते हैं। ठीक है, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला कि भाई इन सारे फोर्सेस को, इंडिविजुअल चार्जेस से जो फोर्स लग रहा है, उनको वेक्टर फॉर्म में जब आप ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन लेंगे, तो जो नेट फोर्स आपके सामने आएगा, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। दिस F0 इज द रिजल्टेंट फोर्स। देखिए मैं वेक्टर नोटेशन दे रहा हूँ, इट मीन्स ये मैग्नीट्यूड भी बताएगा आपको और प्लस डायरेक्शन भी बताएगा। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम समझते हैं भाई हमेशा, तो ये तो बात सही है कि Q0 के ऊपर इन सारे फोर्स वेक्टर्स का जो सम है, अगर वो वेक्टर सम निकाल लें तो आपके पास फोर्स आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ये प्रिंसिपल काम नहीं करती, लेकिन इस केस में काम करती है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको सेपरेटली पढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में काम करती है, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के केस में काम करती है। तो जहाँ जहाँ काम करती है वहाँ वहाँ आपको उस वेक्टर क्वांटिटी को समझाने के बाद लिखेगा कि यू कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हेयर और नॉट। आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो जिस केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होगी उस केस में आप ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है पॉइंट? तो F01, F02, F03 हम इनको निकालना जानते हैं। भाई इनको कैसे निकाला जा सकता है, उनकी वैल्यूज़ यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। एक दो की मैं लिखता हूँ, बाकी की आपने लिखने की कोशिश करनी है। देखिए F01 की मैं लिखता हूँ, क्या होगी, तो हमारे पास जो फार्मूला था उसी का यूज़ करते हैं, Q0 Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R01 स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर R01। ठीक है, F02 कैसे लिखा जाएगा, दिस इज Q0 2, यहाँ पर 2 लिखिए भाई, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R02 का स्क्वायर इनटू में R02 यूनिट वेक्टर। इसको लिखना चाहते हैं Q0 Qn डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0n, इसका स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R0n। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले फार्मूलेज के बारे में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स और ड्यू टू सम अदर चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, और उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो आपकी गॉस थ्योरम है
और जो आपके कूलम्ब्स फोर्स है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, उनके बेस्ड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।